नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है बिल्किस बानो मामले में। अदम गोंडवी के रचना की चंद पंक्तियां बिल्किस बानो मामले में आए फैसले पर सटीक बैठती हैं कि वल्लाह किस जुनू के सताए हुए हैं लोग, हमसाए के लहू में नहाए हुए हैं लोग, ये तिस्नगी गवाह है घायल है इनकी रूह, चेहरे ही तबस्सुम से सजाए हुए हैं लोग। जी हाँ, वो अपने मोदी सर जिस 22 जनवरी के दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उसी तारीख तक का वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो केस के आरोपियों को सरेंडर करने का दिया है। इस फैसले की जरूरी तार भगवान श्री राम के अयोध्या से जुड़ी उन महिला शख्सियतों से भी जुड़ा है जिन्होंने जनहित याचिका कर इस मामले पर इंसाफ मांगा और देर से ही सही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रही सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा तथा कानपुर की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली सहगल की याचिका पर यह निर्णय आया है। इस मामले में गुजरात सरकार से लेकर केंद्र के गृह मंत्रालय तक पर कई सवाल उठते हैं। ये वो गुजरात मॉडल है जिसमें आरोपी 17 महीनों से सजा मुक्त घूम रहे हैं और सरकार उनकी रिहाई को जायज ठहराने में लगी रही। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस बीबी नागरत्ना ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि आरोपियों में से एक याचिकाकर्ता राधेश्याम शाह ने गुमराह कर तथ्यों को छुपाया। गोधरा में साल 2002 में हुए ट्रेन अग्निकांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिल्किस बानो 21 साल की थीं और 5 महीने की गर्भवती थीं। उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनकी 3 साल की बेटी सहित परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। गुजरात सरकार ने इस मामले में सभी 11 दोषियों को सजा में छूट देकर 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने सजा में दी गई छूट को सोमवार को रद्द कर दिया और दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि गुजरात सरकार को छूट का आदेश पालित करने का अधिकार ही नहीं था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में वह राज्य सक्षम होता है जहां दोषियों पर मुकदमा चलाया जाता है। दोषियों पर मुकदमा गुजरात की जगह महाराष्ट्र में चलाया गया था। 15 अगस्त 2022 को अपनी क्षमा नीति के तहत गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा माफी दिए जाने के बाद सभी 11 दोषियों को 16 अगस्त को गोधरा के उप कारागार से रिहा कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में जेल से बाहर आने के बाद बलात्कार और हत्या के दोषी ठहराए गए इन लोगों का मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया था। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश जाहिर किया था। इसके अलावा सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं समेत 6000 से अधिक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की सजा माफी का निर्णय रद्द करने की अपील की थी। बीते साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने कहा है कि गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलीभगत से काम किया और कहा कि यह वही आशंका थी जिसके कारण इस अदालत को पहले मुकदमे को राज्य से बाहर महाराष्ट्र ट्रांसफर करना पड़ा। अदालत ने जोड़ा कि यदि दोषी अपनी दोषसिद्धि के परिणामों से बच सकते हैं तो समाज में शांति एक कल्पना बनकर रह जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि उत्तरदाताओं यानी कि दोषियों को स्वतंत्रता से वंचित करना उचित है। एक बार उन्हें दोषी ठहराए जाने और जेल भेजने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। साथ ही अगर वे फिर से सजा माफी चाहते हैं तो यह जरूरी है कि वो जेल में रहें। रिहाई का निर्णय कानूनन अमान्य रहे। लाइव लॉ के मुताबिक एक अन्य आधार जिस पर गुजरात सरकार के सजा माफी के आदेश को अवैध पाया गया वो ये था कि गुजरात सरकार द्वारा अपने हिसाब से 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई का निर्देश देते हुए इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया था। यह स्वीकार करते हुए कि मई 2022 के अपने एक आदेश में शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को इसकी 1992 की सजा माफी नीति के तहत दोषियों में से एक राधेश्याम शाह के सजा माफी आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। पीठ ने सोमवार को कहा कि राधेश्याम ने अदालत में धोखाधड़ी करके यह आदेश प्राप्त किया था, जहां उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया या दबाया था। पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 13 मई 2022 का फैसला अमान्य है क्योंकि यह अदालत के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया था। इसलिए यह भी जोड़ा गया कि फैसले को आगे बढ़ाने के को लेकर की गई सभी कार्रवाई भी गलत और कानून में अमान्य है। बिल्किस खुद उन कई याचिकाकर्ताओं में से एक है जिन्होंने गुजरात सरकार
द्वारा दोषियों की सजा माफ करने को चुनौती दी थी। अदालत ने सोमवार को कहा कि चूंकि बानो की याचिका सुनवाई योग्य है, इसलिए यह जवाब देने की जरूरत नहीं है कि क्या यह अन्य जनहित याचिकाएं भी सुनवाई योग्य होंगी या नहीं होंगी। यह निर्णय जस्टिस नागरत्ना द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने आज 8 जनवरी को अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि मामले से उत्पन्न होने वाले 4 बिंदु हैं। पहला, कि क्या अनुच्छेद 32 के तहत पीड़िता द्वारा याचिका सुनवाई योग्य है। दूसरा, क्या सजा माफी आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं कायम रखने योग्य हैं। तीसरा, क्या गुजरात सरकार छूट के आदेश पारित करने में सक्षम थी। और चौथा, कि क्या छूट के आदेश कानून के अनुसार हैं। गुजरात सरकार को नहीं था सजा माफी का अधिकार, फिर कैसे उन्होंने छोड़ दिया। पीठ ने यह भी कहा कि जिस राज्य में अपराधी को सजा सुनाई गई हो वह छूट देने के लिए उपयुक्त सरकार है, न कि उस राज्य की सरकार जहां अपराध हुआ था। मालूम हो कि बिल्किस द्वारा मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। केस की सुनवाई अहमदाबाद में शुरू हुई थी, लेकिन बिल्किस ने आशंका जताई थी कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, साथ ही सीबीआई द्वारा एकत्र सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। मामले के आरोपियों को 2004 में ही गिरफ्तार किया गया था। ये पूरा मामला बताता है कि गुजरात का मॉडल कैसा है। ये पूरा मामला बताता है कि मोदी सर की सरकार कैसी है। ये पूरा मामला बताता है कि वो 11 आरोपी जब जेल में थे तब भी पैरोल पर कैसे बाहर आ जाते थे। कुल मिलाकर ये राम राज है, ये मोदी का राज है। धन्यवाद।